हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? और होप सो आपने फर्स्ट चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 1 की रिकॉर्डिंग जो मैंने अपलोड की थी, मेरे लेक्चर जो अपलोड किया था यूट्यूब पे, आपने ज़रूर देखा होगा। और आज इस पार्ट 2 लेक्चर को मैं अपलोड करने जा रहा हूँ। इस पार्ट 2 लेक्चर की खासियत है, और एक शायद अभी मैं बोलना चाहूँ कि ये जो पार्ट 2 वाला लेक्चर है वो मेरा पहले से रिकॉर्डेड है। सर रिकॉर्डेड है मतलब आपने क्या पहले से पढ़ा के रखा है हमें सब कुछ? हाँ बिल्कुल। मैंने तुम्हें ना पार्ट 2, ये पार्ट जो इंट्रोडक्शन टू इंडेक्स वाला पार्ट है, उसके बाद में भी 2 महीने चैप्टर ना रिकॉर्डेड मेरे अवेलेबल है। तो मैं उस रिकॉर्डिंग को ही इसके आगे भी प्ले करने वाला हूँ। और ये मैं क्यों बता रहा हूँ इसमें कि उसमें जो लेआउट होगा ना मेरा, इधर मैं अलग तरीके से दिख रहा हूँ, इधर साइड में स्क्रीन तो चल रही रहेगी, बट इधर मैं थोड़ा अलग तरीके से दिख रहा रहूंगा। पहले क्या मैं अपडेटेड नहीं था, अब मैं अपडेटेड हो चुका हूँ, ठीक है। तो उस तरीके से तुम्हें देखने को मिलेगा ये वीडियो। और प्लीज उस पूरे लेक्चर को देखिएगा, ये नहीं कि भाई लेआउट अलग है तो कुछ और पढ़ाया होगा, कुछ और किया होगा, नहीं, पूरा का पूरा वही है। जो अभी मैं अगर इस लेआउट में पढ़ाता तो भी वही पढ़ा था जो मैंने उस लेआउट में पढ़ा है। तो लेआउट की वजह से वीडियो स्किप मत कर देना। और दूसरी चीज कि उसमें मैंने पहले रिवाइज भी करवाया पार्ट 1 का, फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, फिर उसके बाद में तुम्हें बताया भी, मॉड्यूल से भी बताया हुआ है। और तीसरी चीज फिर उसके बाद मैंने ये भी बताया कि मेरा नेक्स्ट लेक्चर कौन सा होने वाला है। तो नेक्स्ट लेक्चर भी वही होने वाला है जो उस वीडियो में बताया था मैंने। और वो होगा तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे है, क्या है, इंडेक्स के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, वो तुम्हारा नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है, नेक्स्ट चैप्टर। जो ऑफिशियली तुम्हारा चैप्टर नहीं है, वो तुमने इंटरमीडिएट कॉर्पोरेट अकाउंट्स में पढ़ा है, बट उसका एक डिस्कशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जस्ट बिकॉज कि तुमने जो भी पढ़ा होगा कॉर्पोरेट अकाउंट्स के अंदर, वो चीज़ें आगे जाके बहुत काम आने वाली है तुम्हें। तो उसका एक बार ब्रीफ ले लेना, उसको एक बार याद रख कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो एक चैप्टर है। फिर उसके बाद में तुम्हें मैं दूंगा इंडेक्स 8 तुम्हारा, ठीक है, जो फुल फ्लेज तुम्हारा कंटेंट चालू होगा उससे। तो नेक्स्ट आज वाला लेक्चर, कल वाला लेक्चर, और उसके बाद में इंडेक्स 8, ये जो मेरे पास 3 लेक्चर्स अवेलेबल है, वो तुम्हें लगभग रिकॉर्डिंग में ही मिलेंगे। उसमें लेआउट अलग होगा, बट हाँ कंटेंट पूरा सेम, कंटेंट जो तुम्हें मिलना चाहिए वही का वही रहेगा। और अगर मेरे को लगेगा इंडेक्स 8 के अंदर मेरे को खुद से पढ़ाना चाहिए फिर से, तो मैं फिर से पढ़ा दूंगा। बट आज वाला लेक्चर और कल वाला लेक्चर तुम्हें फिर से ये रिकॉर्डिंग में ही मिलने वाला है। इंडेक्स 8 में हाँ फिर से पढ़ा दूंगा तुम्हें बिल्कुल, ये मेरे इसी लेआउट में प्रॉपर इसी तरीके से। बट प्लीज बेयर इट कि भाई तुम्हारा आज वाला लेक्चर और कल वाला लेक्चर वैसे ही रहेगा। क्यों सर रिकॉर्डिंग क्यों दे रहे हो, पढ़ा क्यों नहीं रहे हो? क्योंकि मैंने वो रिकॉर्ड करके रखा था, उसके अलावा भी मैंने बहुत सारे इंडेक्स और रिकॉर्ड करके रखे हैं, बट वो क्या डिफरेंट लेआउट में, उसमें मजा नहीं आ रहा मेरे को खुद को ही। तो मैं दूसरा लेआउट भी चेंज कर चुका हूँ। और दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि उस वीडियो में कहीं कहीं पे ना वॉइस ब्रेक हो गई है, या वॉइस प्रॉपरली नहीं आ रही है, या वीडियो में थोड़ा लैग हो गया है। तो उस वजह से क्या है, वो वीडियोस देने लायक नहीं है। मैं कुछ डिलीवर करूंगा तो अच्छा ही डिलीवर करने की कोशिश करूंगा। दैट्स व्हाई आई एम रिकॉर्डिंग अगेन दैट चैप्टर्स आल्सो। तो प्लीज वॉच द लेक्चर टिल एंड, पूरा का पूरा सेम कंटेंट मिलने वाला है तुम्हें, और मजा आने वाला है तुम्हें लेक्चर देख के। और होप से तुमने पहला वाला लेक्चर जरूर देखा होगा, वरना इसके अभी वाला लेक्चर तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तो अब से ये, अब मैं यहाँ पे स्टॉप करूंगा अपने आप को, और वो वीडियो प्ले होने लग जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, बाय करके अभी वीडियो बंद करके भाग नहीं जाना है, तुम्हें अपना नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करना है, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप स्टडिंग। हेलो 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 वेलकम टू सेकंड लेक्चर ऑफ सीएमए फाइनल कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। और जो हमारा चैप्टर चल रहा था इंट्रोडक्शन टू इंडेक्स, उसको हम आज आगे बढ़ाएंगे। मतलब ये उसी उसी जो लेक्चर चल रहा था फर्स्ट लेक्चर, उसी की आगे की रिकॉर्डिंग है बेसिकली। तब माइक भी बंद हो गया था, मैंने देखा कि लास्ट के 5 मिनट भी ढंग से, 5-7 मिनट में भी आवाज चली गई थी क्योंकि माइक बंद हो गया था। पता नहीं क्या हो रहा है, कभी कैमरा बंद हो जाता है, कभी आवाज नहीं आती। बट ठीक है, अगर अपन मैं बताऊं तो आज अपना सेकंड लेक्चर है। टेक्निकली देखा जाए तो तुम्हारे फेस के अकॉर्डिंग ही सेकंड लेक्चर है। और तुम्हें आज आज इंट्रोडक्शन टू इंडेक्स तो अपन खत्म कर जाएंगे, और साथ ही साथ में अपन इसके क्वेश्चंस भी कर लेंगे। इंट्रोडक्शन टू इंडेक्स में अभी तक क्या पढ़ा उसको पूरा समराइज भी कर लेंगे। अभी स्टार्टिंग में, लास्ट में मैंने जो एग्जांपल दिया था उसमें आवाज नहीं आई थी, तो वैसा एक एग्जांपल अपन आज क्वेश्चन में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो कुछ भी तुम्हारा लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है। ओके सर, समझ गए सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो ठीक है, अब चालू करते हैं अपना आज का लेक्चर। और आज जो अपना लेक्चर, पहले मैं लेआउट चेंज कर लो अपना। हाँ सर कर लो, ऐसे तो फिर आप बोर्ड दिखेगा ही नहीं हमें। सही बात है। ओके, वी आर रेडी टू गो, ठीक है। तो मैं अब आगे अपना लेक्चर बढ़ाते हुए
अपन जो चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू इंडेक्स कर रहे थे, उसमें अपन ने अभी तक क्या क्या पढ़ा? अपन ने जो बाकी की चीजें पढ़ी थी, इंडेक्स क्या है, IFRS, ये वो, AS इंडेक्स क्या होते हैं, वो सब कुछ अभी रिवाइज करने का टाइम नहीं है। वो मैंने वैसे भी उस लेक्चर में भी रिपीट कर दिया था बहुत बार। अभी अपना ये पढ़ना है अपन को, एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडेक्स अपन पढ़ रहे थे, ठीक है? तो अपन उसको शॉर्ट में जल्दी जल्दी से समराइज कर लेते हैं, ठीक है? अपने क्या पढ़ा था? तो अपन ने नॉर्मल कंपनी का पढ़ा था सबसे पहले। एक सेकेंड। चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन, ठीक है? नॉर्मल कंपनी, नॉर्मल कंपनी का 3 केसेस थे, या तो वॉलेंट्री ले ले, ठीक है? या तो वॉलेंट्री ले ले वो, या तो मैंडेटरी फेज में जाए। मैंडेटरी फेज में जाएगी ये। वॉलेंट्री कब से ले सकती है? 1/4/2015, मतलब। और मैंडेटरी फेज कब से आया? 1/4/2016, और ये था 1/4/2017, ठीक है? अगर अपन बात की एनबीएफसी, उसका मैंडेटरी फेज कब आया? एनबीएफसी का मैंडेटरी फेज आया 1/4/2018। और पहला वाला मैंडेटरी फेज, फेज 1, इसका भी ये फेज 1 है और ये फेज 2 है, ठीक है? इसके बाद में अगर मैं बात करूं एनबीएफसी का, जो मैंडेटरी फेज 2 आया था, फेज 2, वो कब आया? 1/4/2019। अब यहाँ पे क्या है, देखो, वॉलेंट्री कब आया? 15 नॉर्मल कंपनीज के ऊपर, ठीक है? जिसमें लिस्टेड अनलिस्टेड कोई भी कंपनीज हो, वो वॉलेंटरली इंडेक्स कभी भी अडॉप्ट कर सकती है, ओके? अब मैंडेटरी फेज में, फेज 1 में क्या आया कि लिस्टेड अनलिस्टेड कंपनी जिसका नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, उसको मैंडेटरी क्या फॉलो करना पड़ेंगे? इंडेक्स। फिर ये आया 17। तो मतलब तुम्हें सिर्फ एक याद रखना है, 15 के बाद में 16, फिर 17, फिर एनबीएफसी के लिए 18, फिर 19। और कब की डेट? 1/4/2000, मतलब स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि उससे पहले ही तुम्हें पता चल जाएगा कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में तुम्हारा नेटवर्थ क्या था। ओके सर, समझ गए सर। अब ये 1/4/2017, 1/4/2017 में क्या बोला? लिस्टेड कंपनी को तो करना ही पड़ेगा, अनलिस्टेड कंपनी को भी करना पड़ेगा अगर उसका नेटवर्थ है 250 करोड़ या उससे ज्यादा। अब बात करते हैं एनबीएफसी की। एनबीएफसी में क्या बोला गया? सारी लिस्टेड अनलिस्टेड कंपनी को करना पड़ेगा अगर उसका नेटवर्थ है 500 करोड़ से ऊपर, 500 करोड़ या उससे ऊपर। 1/4/19 को क्या आया मित्रों? लिस्टेड कंपनी हो तो भी करना है, तो करना ही है। अगर अनलिस्टेड एनबीएफसी हो तो करना पड़ेगा अगर तुम्हारा नेटवर्थ इज मोर देन और इक्वल टू 250 सीआर, ठीक है सर? ये आपने बताया था। उसके अलावा मैंने ये बताया था इंश्योरेंस कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है, नॉट एप्लीकेबल टू इंश्योरेंस कंपनी। बैंकिंग कंपनी पे भी एप्लीकेबिलिटी की बात चल रही थी, बट अभी तक एप्लीकेबल नहीं हुआ है। उसके अलावा मैं बात करूं, इंश्योरेंस हो गया, बैंकिंग हो गया, अपन ने पढ़ा था म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंड्स के ऊपर एप्लीकेबल है। इसके बाद में अपन ने पढ़ा था, बस इतना पढ़ा था अपन ने। इसके अलावा छोटी छोटी बहुत सारी बातें करी थी। सबसे पहला, लिस्टेड के अंदर एसएमई आता है क्या? नहीं आता, नहीं आता। लिस्टेड के अंदर एसएमई नहीं आता, कहीं पे भी लिस्टेड हो, कुछ भी हो, नहीं आता। सेकेंड, उसके अलावा डायरेक्ट रिलेशन भी होना चाहिए, और डायरेक्ट नेचर का भी, सेम नेचर का भी, डायरेक्ट नेचर नहीं, ये सेम नेचर बोलना चाहता हूँ मैं यहाँ पे, सेम नेचर। सर ये डायरेक्ट क्या बताया था सर? भूल गए सर, थोड़ी कमजोर है सर, बादाम नहीं खाते सर। अरे मतलब ये बोल रहा था कि अगर आप, आपकी एक कोई कंपनी, पेरेंट कंपनी, सब्सिडरी, फेलो सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर, एसोसिएट, इनमें से किसी को भी एक को इंडेक्स एप्लीकेबल हुआ तो उसके साथ जो भी डायरेक्ट डायरेक्ट रिलेशन होता होगा, उसके ऊपर भी ऑटोमेटिक क्या एप्लीकेबल हो जाएगा? इंडेक्स। ठीक है सर, समझ गए सर। ओके सर, ये याद आ गया सर हमें। उसके अलावा हमने और क्या चीज पढ़ी थी कि अगर, थर्ड, अगर भले डायरेक्ट रिलेशन हो बट अगर सेम नेचर नहीं हो, सेम नेचर क्या है? नहीं है, सेम नेचर नहीं है, भले डायरेक्ट रिलेशन है, तो क्या ऑटोमेटिक एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी? नहीं। फिर सर हम दोनों 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 का अलग देखेंगे, जिसके ऊपर आया उसके ऊपर आया, बट दूसरे के ऊपर उसके इंडिविजुअल क्राइटेरिया के बेसिस पे जाएंगे कि उसके ऊपर एप्लीकेबल है कि नहीं है। अगर सर दोनों ही नहीं हो, मतलब डायरेक्ट रिलेशन भी नहीं हो, सेम, तो भाई वो तो अलग अलग कंपनियां हो गई ना, उनका तो अलग अलग ही देखोगे, तो उसकी तो बात करने का कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है सर, समझ गए सर, इतना समझ गए हम। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए, आज जो मेरा एग्जाम्पल जो मेरे को लेना था वो भी मैं ले लूंगा। उसके अलावा मैं थोड़ा ऐसा है ना, इस पॉइंट पे और चर्चा करना चाहता हूँ
क्यों? क्योंकि ये ना क्वेश्चंस करवाऊंगा, वो तुम्हारी मॉड्यूल में तो क्वेश्चंस नहीं है ना, कभी पास्ट ईयर में इसके क्वेश्चंस आए हैं। एमसीक्यू में एक आधी बार कभी पूछ दिया कि कब एप्लीकेबल होता है, तो 500 करोड़ 250 करोड़ वाली वो अमाउंट पूछी, डेट पूछी है, उससे ज्यादा कभी तुम्हें पूछा नहीं है। बट ये चैप्टर है ना ऐसा है कि तुम लोग इसको समझ के चलो बेटा, क्योंकि ये ना आगे जाके बहुत काम आएगा, आगे जाके चीजों को अंडरस्टैंड करने में भी काम आएगा, ठीक है। और दूसरी चीज, जो तुम्हारी प्रैक्टिकल लाइफ है, जो तुम्हारी बाहर की दुनिया है, वहां पे तुम्हें ये समझेगी ही समझेगी कि तुम्हें पता है कि किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, किसके ऊपर नहीं होगा। तो बाय डिफॉल्ट तुम्हें जैसे ही सीए में बनोगे, तुम्हें मान लिया जाएगा कि तुम्हें इसके बारे में पता है। तो ये चीज ध्यान में रखते हुए चलना, और तुम्हें ये करना है। तो मैं अभी तुम्हें एक एग्जाम्पल दूंगा, अच्छा सा प्यारा सा मीठा मीठा सा एग्जाम्पल दूंगा। इस एग्जाम्पल के बाद में अपन कुछ क्वेश्चन करेंगे और अपना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलो, मेरा एग्जाम्पल कुछ ऐसा है, फर्स्ट एग्जाम्पल, कि एक ए लिमिटेड है, ठीक है सर, ए लिमिटेड है। एक बी लिमिटेड है, ठीक है सर। अब सर ये मत बोला सी लिमिटेड, हाँ वही है, सी लिमिटेड है। फिर डी लिमिटेड है, ठीक है। इसके नीचे भी एक कंपनी है जिसका नाम है ई लिमिटेड। अब ये है पेरेंट कंपनी, ये है सब्सिडरी, सब्सिडरी, सब्सिडरी। ये है नॉर्मल कंपनी, ये है तुम्हारी नॉर्मल कंपनी। ये है तुम्हारी एनबीएफसी, ये है तुम्हारी नॉर्मल कंपनी, और ये भी तुम्हारी है नॉर्मल कंपनी, ठीक है सर। समझ गए सर, आगे बताओ सर। अब ठीक, अब मुझे बताओ, जैसे ये ए लिमिटेड जो है, इसके ऊपर इंड एस एप्लीकेबल हुआ, ऊपर की कोई भी कंपनी के क्राइटेरिया की वजह से इसके ऊपर इंड एस एप्लीकेबल हुआ। अब पहले तो ये आइडेंटिफाई कर लो कौन कौन इसके डायरेक्ट नेचर में, जिसके ऊपर अपन को, मेरा मेन क्वेश्चन ये है कि किस पे ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल होगा, किस पे नहीं होगा। तो सर ये मेरे को देखने में समझ में आ रहा है कि ये बी, सीई और डी, ये जो तीन कंपनी है ना, ये डायरेक्ट नेचर में है। बट ये जो ई है ना, ई, ये वाया वाया का नेचर है, मतलब सब्सिडरी की सब्सिडरी है। तो सर इस पे तो हम ऑटोमेटिक एप्लीकेबल नहीं करेंगे, तो डायरेक्ट नेचर होना, डायरेक्ट रिलेशन होना बहुत जरूरी है। नेचर बोल दिया गलती से, डायरेक्ट रिलेशन बहुत जरूरी है। तो डायरेक्ट रिलेशन तो इसके साथ नहीं है, तो अपन इसके ऊपर तो एप्लीकेबल नहीं करेंगे। बट अब दूसरी चीज भी एक देखनी पड़ती है कि सर ये सेम नेचर की भी होनी चाहिए। तो क्या देखते हैं, बी लिमिटेड नॉर्मल कंपनी, नॉर्मल कंपनी सेम नेचर, इसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। ए लिमिटेड, सी लिमिटेड, ये नॉर्मल कंपनी है, बट ये क्या है, एनबीएफसी, तो इसके ऊपर एप्लीकेबल, ऑटोमेटिक एप्लीकेबल नहीं होगा। तो क्या डी लिमिटेड पे होगा? हाँ सर हो जाएगा, नॉर्मल बी की तरह ही सिनेरियो इसका, तो ये भी हो जाएगा। तो मुझे बताओ, ये तो इंडेक्स से प्रिपेयर करेगी, ये भी इंडेक्स से बनाएगी, ये भी इंडेक्स से बनाएगी, ये अपने एएस पे बनाएगी, और ये भी अपने एएस पे बनाएगी। कंसिडरिंग कि इनके कोई इंडिविजुअल क्राइटेरिया नहीं मिल रहे, मतलब कोई और में फॉल नहीं कर रही है, तो उधर से दिमाग मत लगाना सर। अगर एनबीएफसी का वो है तो मैं पहले ही बता देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, एनबीएफसी का कोई क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ, नीचे वाले नॉर्मल ई का भी कोई क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ है, वह ऐसे ही चल रही है, ठीक है सर। अब मुझे बताओ कि एक चीज होती है, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल, आगे तुमने पढ़ा भी होगा, कहीं ना कहीं पे सुना भी होगा, कंसोलिडेशन। मैंने स्टार्टिंग के इंट्रोडक्शन में बताया था, तुम्हारे चैप्टर भी है, ये एएस में भी होता है, पर तुम्हारे कभी इंटर में नहीं थे ये चीज। तो कंसोलिडेशन, अब ये कंसोलिडेशन जो चीज है, इसका मतलब क्या है सर, कि जब जो पेरेंट कंपनी होती है ना, वो अपना सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बनाती है, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब खुद का फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंडिविजुअल, बट वो एक और बनाती है कंसोलिडेटेड, कि भाई मैं एज अ स्टैंड अलोन तो यहाँ पे हूँ, बट अगर मैं ग्रुप में देखा जाए तो मेरी कितनी टोटल एसेट्स है, मेरी टोटल कितनी लाइबिलिटीज है, मेरी क्या नेटवर्थ है, मेरा क्या रेवेन्यू है, मेरे क्या एक्सपेंसेस है, मेरा क्या पैट है, तो एज अ होल भी बनाती है वो। तो उसके लिए उसे कंबाइन करना पड़ता है। और अपन ने सबसे पहले चैप्टर, मतलब इंट्रोडक्शन में ये पढ़ा था कि अपन कंबाइन, कंपेयर एक चीज पे तब ला सकते हैं जब वो दोनों सेम स्टैंडर्ड से बनी हो। तो मैं अगर बोलूं, यहाँ पे ए लिमिटेड तो इंडेस से बनी, बी लिमिटेड बनी इंडेस से,
जो ये डी लिमिटेड है वो भी बनी इंड एस से, तो मतलब ए लिमिटेड को जब बी और डी को अपने साथ पंच करना होगा तो वो इजीली पंच कर लेगी, बट जब वो सी लिमिटेड को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ में पंच करने जाएगी फॉर सीएफएस पर्पस, कंसोलिडेशन पर्पस, तब वो नहीं कर पाएगी, क्योंकि इसने तो क्या बनाए होंगे, एएस के अकॉर्डिंग बनाए होंगे। ठीक है सर, समझ गए। अब इधर देखा जाए, जैसे ई लिमिटेड है, ई लिमिटेड भले ये सब्सिडरी है, सब्सिडरी की सब्सिडरी, बट इसके लिए तो यही पेरेंट हुई, तो इसे भी एएस के लिए इसको देना पड़ेगा, फिर ये आगे देगी। डेटा तो बनेंगे ना, कंसोलिडेशन तो होगा, ठीक है, ग्रुप लेवल पे होगा, क्योंकि उस एग्जाम्पशन करके एक चीज होती है वो सब बाद में अपन पढ़ेंगे, पर ग्रुप लेवल पे कंसोलिडेशन होगा तो इसको भी भेजने पड़ेंगे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बट ये तो एएस पे है, तो अब क्या करें। तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है इन कंपनीज को, अपना एक और तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने पड़ते हैं इंडेस के अकॉर्डिंग, मतलब उनकी पूरी अकाउंटिंग एज पे चल रही है, बट जस्ट फॉर कंसोलिडेटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मतलब एनबीएफसी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपनी पेरेंट के साथ कंसोलिडेट करने, इस वजह से उसे इंडेस के अकॉर्डिंग भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़ेंगे ताकि कंसोलिडेशन हो पाए। सेम फॉर नॉर्मल कंपनी। सर बट ये डबल मेहनत नहीं हो गई सर? हाँ हुई, बिल्कुल हुई है डबल मेहनत, एएस से भी बनाओ इंडेस से भी बनाओ, ठीक है। अब इधर एक कैच, एक और कैच है, बहुत अच्छा कैच है, ठीक है। ये है ई लिमिटेड, ठीक है, इस पे इसके ऊपर थोड़ी चर्चा करते हैं। ई लिमिटेड है, ई लिमिटेड एक नॉर्मल कंपनी है। अपन ने क्या पढ़ा था, ऑल लिस्टेड, सबसे पहला नॉर्मल कंपनी का सबसे पहले पे जाओ, ऑल लिस्टेड अनलिस्टेड कंपनी फ्रॉम 1/4/2015 क्या वॉलेंटरली अपने हिसाब से ले सकती है, इंडेक्स को अडॉप्ट कर सकती है? हाँ बिल्कुल, मैंडेटरी क्राइटेरिया तो है, अपन ने उसमें दो पार्ट में पढ़ा है, ठीक है, दो पार्ट में पढ़े, वॉलेंट्री तो हमेशा ही रहेगा, मैंडेटरी के लिए अपन को फेज 2 को कंसिडर करना है, बट वॉलेंट्री के लिए तो कभी किसी ने मना नहीं किया। तो ई लिमिटेड अपना काम आसान करने के लिए करेगी, भाई मैं तो इंडेस ही अडॉप्ट कर लेती हूँ, कौन दो दो मेहनत करेगा, तो ये क्या करेगी, इंडेस पे चली जाएगी। ठीक है सर, बढ़िया है सर, ई लिमिटेड की तो मेहनत बचा दी, वैसे ही सर एनबीएफसी की भी बचा लेते हैं, उसे भी बोल कि तू भी इंडेस के अकॉर्डिंग बना दे, एस गया भाड़ में ना। ये तुमने ना पिछले लेक्चर में देखा होगा, मैं ऊपर नोट्स पे भी जाता हूँ, अपन नोट्स को आगे बढ़ाते हैं, नोट्स के ऊपर जाते हैं और नोट्स में देखते हैं कि जब अपन पढ़ रहे थे एनबीएफसी की एप्लीकेबिलिटी, एनबीएफसी की एप्लीकेबिलिटी में क्या लिखा था कि जो भी एनबीएफसी पे एप्लीकेबिलिटी होगी ना इंडेक्स की, वो हमेशा मैंडेटरी एप्लीकेबिलिटी होगी, वॉलेंट्री एप्लीकेबिलिटी जैसा कुछ है ही नहीं, मतलब एनबीएफसी खुद से वॉलेंटरीली इंडेक्स से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना सकती है फॉर सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब खुद के लिए नहीं, कंसोलिडेशन के लिए उसे चेंज करके भेजना पड़ेगा, बट सेपरेट के लिए खुद से बना सकती है ताकि उसका काम आसान हो जाए, नहीं, उसको मैंडेटरी जब एप्लीकेबल होगा तभी से बनाना पड़ेगा। तो इधर इस एनबीएफसी का कोई भी इसके पास ऑप्शन नहीं है कि ये अपने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंडेक्स से बना दे, मतलब उसके पास तो डबल मेहनत ही है। वाह सर वाह, समझ गए सर, क्या एग्जांपल था सर, बढ़िया है बढ़िया है, समझ गए तो ओके। अब ये मेरा पेपर तो खत्म हो गए, अरे कोई नहीं, और ऐड कर लेंगे, अपनी बुक है। सर हमने तो इस चैप्टर को लिखा ही नहीं सर अभी तक। हाँ इसको लिखना भी नहीं है तुम्हें, इसमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इसको तुम्हारा मैं ये बोर्ड नोट्स ही तुम्हारे साथ शेयर कर दूंगा, ये बोर्ड नोट्स को ही तुम्हें रेफर करना है। ओके सर। ठीक है, तो ये तुम्हें एग्जाम्पल समझ में आया, अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं फिर अपन क्वेश्चन पे चल जाएंगे। ठीक है सर, समझ गए सर। एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2 क्या बोलता है कि एक कंपनी है ए लिमिटेड, सर फिर से ए लिमिटेड, हाँ अभी क्या करे भाई, नाम क्या करते बार बार बनाते रहेंगे। एक है बी लिमिटेड, एक है सी लिमिटेड, एक है डी लिमिटेड, फिर इसकी एक एसोसिएट है, ठीक है, इसकी एक एसोसिएट है ई लिमिटेड, इसकी भी एक सब्सिडरी है जिसका नाम है एफ लिमिटेड, ठीक है, ये है तुम्हारी पेरेंट, ये है तुम्हारी सब्सिडरी, 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 ये सब्सिडरी की एसोसिएट, ये सब्सिडरी की सब्सिडरी,
ये तुम्हारी है नॉर्मल कंपनी, ये तुम्हारी क्या है नॉर्मल, ये भी तुम्हारी नॉर्मल कंपनी, ये तुम्हारी है एनबीएफसी, ये नॉर्मल कंपनी, ये है एनबीएफ, ये भी तुम्हारी नॉर्मल कंपनी। चलो ठीक। अब बी लिमिटेड के ऊपर, बी लिमिटेड ध्यान से सुनना, बी लिमिटेड के ऊपर एप्लीकेबिलिटी आई इंडेस। सर ए पेरेंट है, उससे पहले भी क्या क्यों नहीं हो सकता? पेरेंट कंपनी चाहे पेरेंट कंपनी उतनी बड़ी नहीं होगी बट सब्सिडरी को बड़ी है, सब्सिडरी का बिजनेस बड़ा है, बिल्कुल हो सकता है, प्रैक्टिकल लाइफ में भी होता है ऐसा। ठीक है सर, मान लिया सर, आपने बोला तो मान लिया। बी लिमिटेड पे क्या एप्लीकेबल हुआ? इंडेस। अब मुझे बताओ किस किस पे इंडेस ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल हो जाएगा? सर डायरेक्ट, अब तो सर एकदम सॉर्टेड हो गया सर। डायरेक्ट रिश्ता देखो, डायरेक्ट रिश्ता जिस पे उसके ऊपर चांसेस बन जाएंगे, प्रोवाइडेड दैट डायरेक्ट क्या बोलते हैं, नेचर भी सेम होना चाहिए। ओके सर समझ गए। तो बी लिमिटेड नॉर्मल कंपनी है, उसकी पेरेंट कंपनी ए लिमिटेड नॉर्मल कंपनी, तो क्या इसके ऊपर इंडेस एप्लीकेबल होगा? यस, तो इसके ऊपर इंडेस एप्लीकेबल। ये बी लिमिटेड की सब्सिडरी है बट ये क्या है सर? एनबीएफसी। तो डायरेक्ट रिश्ता तो है सर बट नेचर में अलग है, तो इसके ऊपर ऑटोमेटिक एप्लीकेबल होगा? नहीं। क्या ये वॉलेंटरी ले सकती है? नहीं। तो इसको कंसोलिडेशन पर्पस के लिए अलग से बनाना पड़ेगा? हाँ। ओके सर, तो इंडेस इस पे नहीं लगा, वॉलेंटरी ये ले नहीं सकती, तो क्या इसे अलग से मतलब सेपरेटली बना के देना पड़ेगा इंडेस से फॉर कंसोलिडेशन पर्पस? हाँ ठीक है। अब सर बताओ ये बी लिमिटेड, ये बी लिमिटेड यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन है, बी लिमिटेड और ये सी लिमिटेड के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन है? सर डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं दिख रहा ऐसा कुछ, बट हाँ ऐसा है कि ये बी लिमिटेड ए लिमिटेड की सब्सिडरी है, ए लिमिटेड की सब्सिडरी है ना बी लिमिटेड, और ये ए लिमिटेड की सी लिमिटेड, तो देखा जाए तो दोनों बहनें ही है, तो इस पे भी चिपका दे क्या सर? ना, डायरेक्ट एकदम चिपक के डायरेक्ट ऊपर या नीचे, ऊपर या नीचे, ऐसा होगा तो ही होगा वरना नहीं होगा। मतलब सी लिमिटेड पे बी लिमिटेड की वजह से तो कोई भी इंडेक्स की एप्लीकेबिलिटी आने वाली नहीं है, वैसे ही बी लिमिटेड की वजह से डी लिमिटेड पे भी कोई इंडेक्स की एप्लीकेबिलिटी आने वाली नहीं है, और वैसे ही डी लिमिटेड ई लिमिटेड पे भी नहीं आने वाली है। ठीक है, ये तो बहुत ही वाया वाला रिश्ता हो गया। बट सर अब इधर है ना बहुत बढ़िया बढ़िया चीज है, एकदम बढ़िया चीज है सर। जैसे ये ए लिमिटेड पे भी तो आ चुकी है ना इंडेक्स की एप्लीकेबिलिटी, तो मेरे पेरेंट पे, मेरे डायरेक्ट पेरेंट पे तो है, सी लिमिटेड क्या बोले कि मेरे डायरेक्ट पेरेंट पे तो है इंडेक्स की एप्लीकेबिलिटी, तो क्या मैं, तो क्या मेरे पे भी आ जाएगी सर? ना, इधर है ना क्या है, एक क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ, मतलब ये बहुत ही ज्यादा डिटेल में जा रहा हूँ, इतना तो बिल्कुल भी नहीं है सिलेबस के अंदर, कि जो ए लिमिटेड है उस पर एप्लीकेबिलिटी खुद से आई है? नहीं, उसके रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन की वजह से आया है। तो किसी रिलेशन की वजह से अगर एप्लीकेबिलिटी आई है तो उसकी कोई दूसरी सब्सिडरी पे ऐसे एप्लीकेबल नहीं हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके ऊपर आ रहा है तो आना चाहिए डायरेक्टली। मतलब अगर सपोज करो, इधर थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा शायद, बट इधर क्लियर करता हूँ। जैसे ए लिमिटेड है, अगर ये इसके ऊपर इंडेक्स की एप्लीकेबिलिटी आती तो हाँ तुम सही बोल रहे हो, सी लिमिटेड पे भी आ जाती, डायरेक्ट रिलेशन भी होता, सेम नेचर भी होता, आ जाती। बट ए लिमिटेड पे तो आई नहीं ना भाई, बी पे आई, बी की वजह से ए पे आई, तो उसकी वजह से सी पे आएगी? नहीं, ऐसा भी नहीं होता। ठीक है, तो तुम्हारे ऊपर अगर डायरेक्टली आई होती, ए लिमिटेड पे डायरेक्टली आई होती तो आ जाती, वरना नहीं आएगी। सेम गोज फॉर डी लिमिटेड ऑल्सो, कि डी लिमिटेड के लिए भी ए लिमिटेड के बेसिस पे कोई जजमेंट नहीं होगा, यहाँ पे सारा जजमेंट बी की वजह से देखा जाएगा, क्योंकि बी पे एप्लीकेबिलिटी आई है, ना कि ए पे। ए पे तो रिलेशन की वजह से आ गई, नेचर की वजह से आ गई, ऐसे नहीं आई। ठीक है सर, समझ गए सर, क्या समझाया सर, पूरा धागे खुल गए सर। तो इसी के साथ मैं बता दूं, तुम्हारे पूरा जो डिस्कशन था इस इंट्रोडक्शन टू, पूरा खत्म हो गया बेटा। इससे ज्यादा तुम्हें ना जानने की जरूरत है और ना तुम्हारी एग्जाम में आने वाला है, पूरा कवर कर लिया है मैंने जितना कवर होना चाहिए था तुम्हारे अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग।
अपन एक बार मॉड्यूल में जाते, मॉड्यूल में देख लेते इसका रफ जो दिया हुआ है अपनी इंस्टीट्यूट ने, फिर अपन इसके क्वेश्चंस करते हैं और बस खत्म ही चैप्टर। सर ये बार बार माइक क्यों देख रहे हो भाई? पिछली बार अभी है ना माइक बंद हो गया था, लास्ट के 10 मिनट मेरे वेस्ट हो गए, रिकॉर्डिंग में आवाज ही बोले जा रहा हूँ, मेरे को लग रहा है बोले जा रहा हूँ। ये दिक्कत होती है यार, रिकॉर्डेड लेक्चर्स की ये दिक्कत होती है। एक बार लाइव में ऐसे बच्चे हो ना तो वो ए सर आवाज नहीं आ रही, सर आवाज नहीं आ रही, ऐसे करने लग जाते हैं, तो फिर पता चल जाता है हाँ आवाज नहीं आ रही। अब जैसे इधर बताया हुआ है कि किस किस के ऊपर एप्लीकेबल हुआ। अरे यार क्या बात है, 21 सेकेंड ना। ओके आ गया मेरा गायब होने वाला पैर। अब जैसे अपन ने पढ़ा लिस्टेड कंपनी है, ठीक है, अब ये पूरा चार्ट बना के दिया है इंस्टीट्यूट ने, उस चार्ट को एक बार देख, चार्ट को चार्ट जाते हैं और फिर अपन क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर खत्म, चैप्टर खत्म, पैसा आजम। ये पहला क्वेश्चन, पहले में क्या बोल रहा है क्वेश्चन, नहीं मतलब उसने समराइज वे में बताया टेबल में, लिस्टेड कंपनीज और कंपनीज इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग और इंडिया और आउटसाइड इंडिया और पेरेंट सब्सिडियरी एंड एसोसिएट जॉइंट वेंचर ऑफ अबाउ 500 करोड़ और मोर, लेस देन 500 करोड़, 1/4/2016, 1/4/17। सर कुछ समझ नहीं आया सर, ये क्या है सर? अगर तुम लिस्टेड कंपनी हो या प्रोसेस में हो, इधर हाँ मैं एक चीज तुम्हें बता दूं, भले तुम लिस्टेड नहीं हो बट लिस्टिंग के प्रोसेस में भी चले गए हो ना, तो मतलब तुम लिस्टेड होने वाले हो। बहुत कम होता है जिसकी लिस्टिंग रिजेक्ट हो जाती है इंडिया के अंदर, बहुत ही कम केसेस है कि जिसमें लिस्टिंग के लिए कंपनी गई और लिस्टिंग करते वक्त उसकी कोई रिजेक्शन आ गई, ठीक है। तो अगर तुम लिस्टेड या लिस्टेड कंपनी हो, 1/4/2000 अपन ने पढ़ा था, अगर तुम लिस्टेड हो, कंपनीज हो या कंपनीज इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग हो इंडिया में आउटसाइड इंडिया में, तो तुम पे एप्लीकेबल कब होगा? जब तुम्हारा 500 करोड़ होगा या उससे ज्यादा होगा, 1/4/2016। अपना चार्ट याद करो, जब 1/4/2016 था और तुम अगर लिस्टेड कंपनी हो, ठीक है, तो कब एप्लीकेबल होगा? 500 करोड़ या उससे ज्यादा, है ना, ठीक है। और लेस देन 500 करोड़ वाला मतलब 250 करोड़ वाले पे जा रही है, ठीक है। तो 250 करोड़ वाला कब था? 1/4/2017। मतलब 250 करोड़ क्या, 250 करोड़ तो इसमें है। सर क्या बोल रहे हैं, गलत गलत बुलवाते हो मुझसे। अपन ने क्या पढ़ा था फेज टू के अंदर, फेज टू के अंदर लिस्टेड होते ही तुम्हारे पे ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? एप्लीकेबल, उसमें कोई 250 नहीं था, ठीक है सर, समझ गए सर। गलती हो जाती है सर कभी कभी। अनलिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी में कब होगा? 500 करोड़ और मोर वाला कब क्राइटेरिया था? फेज वन वाला क्राइटेरिया अपना फेज वन हो गया। 250 करोड़ और मोर वाला कब हो गया? अपना ये फेज टू वाला क्राइटेरिया हो गया। और सर 250 करोड़ से कम है तो नहीं है एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। एसएमई वाली पे एप्लीकेबल नहीं है, अपन ने पढ़ लिया। अगर एनबीएफसी लिस्टेड है 500 करोड़ या उससे ज्यादा है तो 1/4/2018 से होगा, उससे कम है तो 1/4/2019 होगा। 1/4/2019 से कब होगा? क्योंकि वो लिस्टेड है, ठीक है। तो लिस्टेड जैसे ही एनबीएफसी लिस्टेड हो जाएगी तो सेम वो भी फेज टू में आ जाएगी, फेज टू की पहली कंडीशन के अंदर, तो वहां पे भी आ जाएगा, ठीक है सर, समझ गए। अनलिस्टेड अनलिस्टेड वाला है, अनलिस्टेड एनबीएफसी है, उसका 500 करोड़ या उससे ज्यादा है तो 1/4/2018 से हो जाएगा। 250 करोड़ या उससे ज्यादा है तो 1/4/2019 में हो जाएगा। पर अगर 250 करोड़ से भी कम है तो नॉट एप्लीकेबल। ये तो अपन ने पढ़ा था चार्ट के अंदर। देखो चार्ट बहुत इजी था, यहाँ पे तुम ऐसे टेबल टेबल में जाओगे ना तो तुम्हें बहुत कंफ्यूजिंग लगेगा, जैसे मेरे से एक कंफ्यूजन हो गया था फर्स्ट पे, तो वो होना मैंडेटरी है। बैंक, मैंने क्या बोला था, बैंक पे आने वाले की बातें चल रही है बट अभी तक नॉट एप्लीकेबल। इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर नॉट एप्लीकेबल, इसकी भी आने की बातें चल रही है बट स्टिल इट इज नॉट एप्लीकेबल। रूरल बैंक, कोई भी बैंक, बैंक बोलते ही नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक चीज ये थोड़ा कैची बता देता हूँ, यहाँ पे बैंक ये बोल रहे कि रूरल बैंक्स और रीजनल बैंक्स जो है ना, ठीक है, उसके ऊपर नॉट एप्लीकेबल है, उसकी तो बात भी नहीं चल रही। बट ठीक है, उतना याद नहीं रखना तुम्हें, बस बैंक्स है नॉट एप्लीकेबल, दैट्स इट। ओके सर, समझ गए सर। फिर ये तुम्हारे इंडेक्स की लिस्ट है, प्यारे प्यारे इंडेक्स, इंस्टीट्यूट ने बता भी रखा है, हमने सारे कवर नहीं करे, जितने कवर करे उतने पढ़ेंगे, ठीक है सर। पूरा समझ में आ गया सर, पूरा समझ में आ गया। अब इसके कुछ मीठे मीठे प्यारे प्यारे क्वेश्चन करवा दो सर, ताकि ये चैप्टर को हम डन एंड डस्टेड करें और हमारा पहला चैप्टर ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग खत्म हो जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
और आते हैं अपन क्वेश्चंस पे। सर ये तो हमारी मॉड्यूल नहीं, हाँ नहीं है, क्योंकि मॉड्यूल में क्वेश्चन नहीं है, एमसीक्यू तक नहीं है, कुछ नहीं है। पास्ट ईयर्स में एक आधा एमसीक्यू को भी पूछा है। देखो ये पहला क्वेश्चन तो ठीक है, पहला क्वेश्चन के लिए मैं तुम्हें एक चीज बताऊंगा, फिर तुम कर लोगे पहला क्वेश्चन। पहले अपन है ना दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। दूसरा भी नहीं, क्योंकि वो पहले से जुड़ा हुआ है, तीसरे क्वेश्चन में आते हैं। ओके सर, समझ गए सर। देखो क्या बोला हुआ है, द नेटवर्थ ऑफ कंपनी बी। एक कंपनी बी है, कौन सी कंपनी है? अनलिस्टेड कंपनी। तो सर अनलिस्टेड कंपनी है, कंपनी बी है, इसका नेटवर्थ क्या है? 600 करोड़ एज ऑन 31 मार्च 2014। However, due to losses in the incurred in the financial year 14-15, the net worth of the company was rupees 400 करोड़। मतलब बोल रहे 31 मार्च 2014 को उसका नेटवर्थ था 600 करोड़। However, due to losses in the financial year 14-15, ठीक है, 14-15 की वजह से the net worth of the company was rupees 400 करोड़ as on 31st March 2015, from when company B shall apply Ind AS। ठीक है, तो अपन को क्या बोला है कि कंपनी बी के ऊपर इंड एस कब एप्लीकेबल होगा। इसको थोड़ा समराइज करते हैं, इस तरीके से मैं बिना लिखे नहीं बता पाऊंगा अच्छे से। ओके, तो यार ये तुम्हारी कंसेप्ट बुक हो गई थी, हम इसके लिए क्वेश्चन के लिए नया बना देते एक नोटबुक, क्रिएट नोटबुक। आजा, इलस्ट्रेशन 3, ठीक है। इलस्ट्रेशन 3 क्या बोल रहा है कि एक नेटवर्क कंपनी है बी जिसकी नेटवर्थ कितनी है? 600 करोड़। ठीक है, कंपनी बी नेटवर्थ कितनी है उसकी? रुपीज 600 करोड़। और कब की है ये नेटवर्थ? एज ऑन 31 मार्च 2014, एज ऑन 31 मार्च 2014। ठीक है सर, समझ गए। हाउएवर ड्यू टू लॉसेस इन द फाइनेंशियल ईयर 14-15 में उसको लॉसेस हुए, ड्यू टू लॉसेस उसकी जो नेटवर्थ है वो गिर गई होगी, ऑफ कोर्स लॉसेस हुए तो उसकी नेटवर्थ कितनी हो गई? 400 करोड़। अब अब बताओ इसके ऊपर इंडेक्स कवर्ड है कि नहीं है? ठीक है, सोचो, ध्यान से सोचो। अगर ये कंपनी कंपनी बी नेटवर्थ जिसका 600 करोड़ है, उसका अगर 31/3/2014, अपन का क्राइटेरिया क्या है? 1/4/2015। ठीक है, 1/4/2015। 1/4/2015 में क्या बोला था? वॉलेंट्री वाला बोला था सर। फिर उसके बाद में 1/4/2016 में क्या बोला सर? कि लिस्टेड हो अनलिस्टेड हो, ये अनलिस्टेड कंपनी है, अनलिस्टेड बोला हुआ क्वेश्चन में, अनलिस्टेड कंपनी है। 1/4/2016 में अगर तुम्हारा नेटवर्थ किससे ज्यादा होना चाहिए? मोर देन और इक्वल्स टू, मोर देन और इक्वल्स टू कितना? अपना 500 और सी आर, 500 सी आर, इससे ज्यादा होना चाहिए तुम्हारा नेटवर्थ। अब मुझे बताओ इस कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होगा? तो चेक करने का एक तरीका है कि जब भी तुम लोग चेक करोगे ना कि एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा, तो अगर लास्ट के कोई भी 3 ईयर में, ये है ना इंडेक्स में लिखा हुआ है कि लास्ट के अगर कोई भी 3 ईयर में, मतलब इस डेट से लास्ट के 3 फाइनेंशियल ईयर में, मतलब कौन कौन सा फाइनेंशियल ईयर हो गया इसमें? एक तुम्हारा आ गया 12-13, ठीक है, 13-14,
फाइनेंशियल ईयर 14-15, ठीक है, ये तुम्हारे फाइनेंशियल ईयर आ गए, ठीक है। इसके पहले के जितने फाइनेंशियल ईयर तुम्हारे पास अवेलेबल है, 13-14 हो गया, 14-15 हो गया, 15-16 हो गया, ये इसमें कभी भी तुम्हारा अगर 500 करोड़ के ऊपर क्रॉस किया होगा ना, तुम्हारे ऊपर ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल हो जाएगा, मतलब मैंडेटरीली एप्लीकेबल। अब मुझे बताओ, इसका नेटवर्थ 600 तक ही नहीं हुआ था इस फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर 13-14 के अंदर उसका नेटवर्थ कितना हो गया था? 600 करोड़। भले इसका इधर क्या है, नेटवर्थ 400 करोड़। अब मुझे बताओ, इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा? सर होगा, इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, बट कब होगा? फ्रॉम व्हेन? फ्रॉम व्हेन इट बिकम्स एप्लीकेबल? तो सर हमने पढ़ा है कि ये जो कंडीशन है वो 1/4/2016 की है। तो 1/4/2016 मतलब मैं बता दूं, ये फाइनेंशियल ईयर 16-17 में एप्लीकेबल होगा सर। उससे पहले तो ये कंडीशन ही एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो फाइनेंशियल ईयर 16-17 में इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, क्योंकि इसका पिछले 3 ईयर्स के अंदर एक में 600 करोड़ क्रॉस, मतलब 500 करोड़ क्रॉस कर गया था। ठीक है सर, समझ गया। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। जो कंपनी है जिसका नेटवर्थ कंपनी कट ऑफ was greater than which suggests it should be covered in the caution may however arise in the mind net worth on immediately preceding year लेता है। Noted that the net worth shall be calculated in accordance with the standalone financial statement as on 31st March. According to the net worth threshold criteria for once met, then it shall be considered with index irrespective of the fact that on the later date it become, मैंने वही बोला कि ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल हो जाएगा। आपको जो देखना है ना, वो तुम्हारी कट ऑफ डेट को पकड़ना है। कट ऑफ डेट क्या है सर? जब ये पहली अनाउंसमेंट आई थी 1/4/2015, 1/4/2015 से पहले का फाइनेंशियल ईयर कौन सा था तुम्हारा? ये हो गया तुम्हारा 14-15, मतलब इससे पहले वाला फाइनेंशियल ईयर कौन सा हो गया? 14-15 और 13-14। तो इंडेक्स में एक कट ऑफ डेट डिसाइड की है जो है 31/3/2014। ठीक है, ये मैंने तुम्हें बताया नहीं था, मैं तुम्हें अभी बता रही हूँ, लिख लेना। 31/3/2014, 31/3/2014 की डेट के अकॉर्डिंग तुम पे इंडेक्स एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है सर, समझ गए सर? इलस्ट्रेशन 3, इलस्ट्रेशन 4। अब यहाँ पे क्या बोला है? द नेटवर्थ ऑफ कंपनी सी, एक अनलिस्टेड कंपनी है, उसका नेटवर्थ है 400 करोड़। However, the net worth of the company was rupees 600 crore as on 31st March 2015। ठीक है, फ्रॉम व्हेन कंपनी बी शैल अप्लाई इंड एस। ठीक है, समझ गए सर? कंपनी सी है, उसका जो फाइनेंशियल ईयर, कौन सा फाइनेंशियल ईयर है? 13-14। 13-14 में कितना है नेटवर्थ? 400 करोड़। और वही 14-15 में कितना है? 600 करोड़। कंपनी कैसी है? अनलिस्टेड। तो अब मुझे बताओ कि इसके ऊपर इंडेक्स कब से एप्लीकेबल होगा और होगा कि नहीं होगा? तो ये सर इंडेक्स का एप्लीकेबल होगा, क्योंकि इसका 600 करोड़ क्रॉस कर गया। हमारे पहले फेज 1 के अकॉर्डिंग 1/4/2016 से अनलिस्टेड कंपनी हो तो मोर देन इक्वल टू 500 सीआर, तो 500 ईयर क्रॉस कर चुका है पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में से कभी भी, तो इसके ऊपर यस एप्लीकेबल होगा। बट कब एप्लीकेबल होगा? फाइनेंशियल ईयर 16-17 से। सर 15-16 से क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि तब वो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं थी, वॉलेंटरी रिक्वायरमेंट करती थी। ठीक है, 1/4/2015 को क्या बोला गया था कि तुम वॉलेंटरीली अडॉप्ट कर सकते हो, बट 1/4/2016 में क्या बोला है? तुम्हें मैंडेटरी अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, इस वजह से। तो क्या लिखा हुआ है इसमें? ये इशू है, hence any company that meets the threshold in the company financial year to the rules to the index will be applicable to such company immediately in the next year. As the present company C is covered in the by phase 1 of the roadmap, index will be applicable to company C from the financial year 1st April 2006। ठीक है, तुम्हें सर डिट्टो कॉपी पेस्ट लिखना पड़ेगा कि जब भी एग्जाम के अंदर आएगा ना? अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं सर? हाँ, ओके, ओके सर, समझ गए सर। अब ये अच्छा क्वेश्चन है। कंपनी ए, कंपनी ए is the parent company of a group. Company A is an unlisted company having a net worth of 60 crores as on 31st March 2014। ठीक है, बहुत सारी बातें बोलेगा। कंपनी ए है, एक ए लिमिटेड, पेरेंट कंपनी है,
लिस्टेड है क्या? अनलिस्टेड है, अनलिस्टेड है। आगे लिखा हुआ है अनलिस्टेड है। यहाँ पे लिखा हुआ है सर, नहीं दिखा सर, ये रहा अनलिस्टेड है। ठीक है, जिसका नेटवर्थ कितना है? नेटवर्थ पेरेंट कंपनी, छोटी कंपनी, नेटवर्थ है 60 करोड़। अब बोल रहे हैं कि नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी बी है एक, ठीक है, कंपनी बी है, बी लिमिटेड, वो है सब्सिडरी ऑफ कंपनी ए लिमिटेड। तो हम, हाँ, हमने सब्सिडरी बनाया, इसको क्या बनाया? सब्सिडरी, इसके नीचे ही लेकर आया पर। ठीक है, इसका नेटवर्थ 600 करोड़। भाई साहब क्या कंपनी है! मैंने बोला था ना बुक में है। ये वही क्वेश्चन है जो अपन ने अभी एग्जांपल में ऊपर कवर किया, तो हमें पता चल जाएगा। एक कंपनी सी है, अनलिस्टेड कंपनी, ये भी अनलिस्टेड है, अनलिस्टेड कंपनी सी लिमिटेड, ये भी क्या है? अनलिस्टेड कंपनी। इसका इसका जो नहीं, ये क्या लिखा हुआ है? सब्सिडरी ऑफ बी, सॉरी 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 सर, पूरा देख लो सर, सॉरी, माय बैड। ये जो कंपनी है, ये सब्सिडरी है किसकी? सी लिमिटेड की। तो इसकी भी एक सब्सिडरी है, सी लिमिटेड। इसकी जो नेटवर्थ है वो कितनी है? 150 करोड़। अनलिस्टेड है ये भी। सर बार बार माइक देख रहे हो सर, धोखा हो चुका है सर, तुम्हारे साथ भी तो होता है। इंडेस। तो मुझे बताओ वेदर इंडेस इज एप्लीकेबल टू कंपनी ए बी एंड सी, तीनों का एप्लीकेबल होगा। अब कहीं पे भी बोला नहीं एज ऑन 31 मार्च का दिया हुआ है, ये सब एज ऑन 31 मार्च का है। 31 मार्च 2014, ये भी 31 मार्च 2014, और ये भी 31 मार्च 2014, सारे बैलेंस 31 मार्च 2014। ठीक है सर, वॉलेंट्री फेज, वॉलेंट्री फेज का कोई डिस्कशन नहीं है, तो उधर अपन बात पे नहीं करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं मैंडेटरी फेज की। मैंडेटरी फेज नॉर्मल कंपनी से कहीं पे भी नहीं बोला एनबीएफसी को चाहे तो नॉर्मल कंपनी मान के चलेंगे। मैंडेटरी फेज में फेज वन में क्या बोला है? लिस्टेड अनलिस्टेड हो, 500 करोड़, 1/4/2016, उससे पहले कभी भी हो, आप पे एप्लीकेबल। तो मुझे बताओ इस पे 600 करोड़ है, तो इस पे एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा? होगा। सिर्फ किसकी वजह से होगा? फेज वन की वजह से। अब अब मुझे बताओ कब से एप्लीकेबल होगा? फाइनेंशियल ईयर 16-17 से। ऊपर भी यही किया अपन ने, फाइनेंशियल ईयर नेक्स्ट, मतलब जो पिछले जब भी हुआ प्रोस्पेक्टिवली होगा, रेट्रोस्पेक्टिवली कभी भी अप्लाई नहीं होगा। ठीक है सर, अब मुझे बताओ ये सी लिमिटेड पे अप्लाई होगा? क्या ये ए लिमिटेड पे अप्लाई होगा? हाँ सर होगा ना, होगा, बिल्कुल होगा सर, डायरेक्ट रिलेशन है, सेम नेचर, डायरेक्ट रिलेशन सेम नेचर, तो इसके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा ऑटोमेटिकली, मैंडेटरीली 16-17 से। और इसके ऊपर भी कब से एप्लीकेबल हुआ? 16-17 से। यही तुमसे पूछा था कब कि एप्लीकेबल है कि नहीं है, तो हाँ, तीनों पे एप्लीकेबल है। तो क्या लिखा हुआ है? कंपनी ए एंड सी आर अनलिस्टेड एंड डू नॉट एक्सीड द नेटवर्थ ऑफ, हाउएवर जो कंपनी बी है उसने एक्सीड किया, हाँ हमने वही तो देखा, बी ने एक्सीड किया, तो वो रोड मैप में जाएगी और उसको इंडेक्स, तो इंडेक्स के अकॉर्डिंग कंपनी बी को बनाना पड़ेगा। द पेरेंट कंपनी बी जो ए है उसको भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि ए की सब्सिडरी है ना बी, मतलब बी का पेरेंट है, तो ए की भी क्या सब्सिडरी हुई? कंपनी सी भी ऑल्सो कवर्ड हो जाएगी, क्योंकि वो क्या है? बी की सब्सिडरी है। तो हैंस इंडेक्स तीनों की तीनों कंपनी पे क्या हो जाएगा? एप्लीकेबल। 6 7 और बस बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले और आ। ठीक है, बस तीन करने, 3 4 और करने, बेटा खत्म हो जाएगा चैप्टर। अपने बस अंतिम सांसें ले रहा है चैप्टर अब। पेज ऐड कर लो सर, पेज ऐड कर लो, पेज नहीं ऐड करते, बस पेज बताते हो। चल
आगे इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा हो गया ये अब 6, इलस्ट्रेशन 6। ओके सर, क्या बोले फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी डी, कंपनी डी है डी लिमिटेड। इधर स्ट्रक्चर बनाया हुआ है तो अपन क्यों मेहनत कर रहे हैं, इधर बनाते इधर देखते हैं चलो। बट इस पे ये काम करेगा, एक काम करता हूँ मैं इसका प्रिंट स्क्रीन ले लेता हूँ। सर क्या बात है सर, टेक्नोलॉजी। प्रिंट स्क्रीन आजा मेरे भाई, ये आएगा ही नहीं लगता है आज, नाराज हो गया। ये नाराज हो गया, आ ही नहीं रहा, ऐसे कर लेते हैं। ओ आ गया। सर क्या घटिया प्रिंट स्क्रीन लिया है सर। अरे छोड़ो यार, मेहनत करो आगे बढ़ो, इसलिए बोलता हूँ मेहनत से मत बच, जैसे मैं मेहनत से बचने की कोशिश की, देखा ई लिमिटेड, ये तुम्हारी एच लिमिटेड, उसके बाद में एफ और जी, एफ और जी, एफ और जी, और फिर क्या है आई। सब लिमिटेड है, हाँ सब लिमिटेड, नॉर्मल कंपनीज एकदम, कोई डरने की बात नहीं है। ये इसकी सब्सिडरी है, इनकी ये दोनों सब्सिडरीज है, ये इसकी सब्सिडरी है नहीं एसोसिएट है, एसोसिएट। ये इसकी एसोसिएट है, ये सब्सिडरी एसोसिएट सब्सिडरी, और वो तो ऑफकोर्स सब्सिडरी है। ठीक है, अब बोल रहे हैं ऑल कंपनीज इन द अबव स्ट्रक्चर्स आर अनलिस्टेड, सारी की सारी अनलिस्टेड कंपनीज है, ऑल कंपनीज आर अनलिस्टेड कंपनीज, ऑल कंपनीज आर अनलिस्टेड कंपनीज। ठीक है सर, एंड द नेटवर्थ ऑफ द कंपनी ई इज रुपीज 300 करोड़। जो ई है, ई है, ई भैया, इसका नेटवर्थ कितना है, 300 करोड़। एंड द नेटवर्थ ऑफ ऑल अदर कंपनीज इज बिलो 250, बोल रहे हैं कि सबका 250 से नीचे है, मतलब लेस देन 250, मतलब ऑल अदर कंपनी जितनी बची, अदर कंपनी एक्सेप्ट ई लिमिटेड, ऑल कंपनीज एक्सेप्ट, ऑल कंपनी एक्सेप्ट, ऑल कंपनी एक्सेप्ट ई लिमिटेड का नेटवर्थ जो है, नेटवर्थ वो है लेस देन 250 सीआर। मतलब ये बोल के वो क्या बोलना चाह रहा है कि भाई कोई भी है ना मैंडेटरी फेज 2 में कवर्ड नहीं है, कोई भी मैंडेटरी फेज 2 में कवर्ड नहीं है, क्योंकि मैंडेटरी फेज 2 क्या है अपना, फेज 2 में बोलता है ऑल लिस्टेड कंपनी, ये तो लिस्टेड है ही नहीं तो अनलिस्टेड पे चलते हैं, अनलिस्टेड कंपनी का तब लगेगा जब 250 करोड़ या उससे ज्यादा है। ठीक है, तो ई लिमिटेड का 250 करोड़ से भी ज्यादा है, और ये अभी डेट जो दे रहा है, डेट नहीं दे रहा, तो मानते हैं अपन ये लास्ट फेज के ऊपर चल रहा है। ठीक है, डेट देनी चाहिए थी वैसे, बट मानते हैं लास्ट डेट के ऊपर चल रहा है ये। तो ई लिमिटेड जो है वो क्या बोल रहा है, ई लिमिटेड का 300 करोड़ का नेटवर्थ है। ठीक है सर, समझ गए। अब मुझे बताओ, सारी कंपनीज का पूछा है, किस किस कंपनी को इंडेक्स एप्लीकेबल होगा, बहुत बहुत लल्लू क्वेश्चन है एकदम। क्या बोल रहा है, डी लिमिटेड डायरेक्ट रिलेशन में सब सेम नेचर की है, तो इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, हाँ। इसके ऊपर तो ऑब्वियसली एप्लीकेबल होगा क्योंकि इसके ऊपर एप्लीकेबिलिटी आई है। क्या एफ लिमिटेड के ऊपर होगा, हाँ होगा सर, क्योंकि वो ई के डायरेक्ट रिलेशन में, यहाँ पे डी पे नहीं एप्लीकेबल हुआ है, ई पे एप्लीकेबल हुआ है, तो इसके ऊपर भी एप्लीकेबल हो जाएगा इंडेक्स। क्या सर जी पे एप्लीकेबल होगा, हाँ उस पर भी हो जाएगा इंडेक्स एप्लीकेबल, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट एसोसिएट है। क्या सर एच पे होगा ना, सर क्यों, डी पे तो हुआ था ना, बट वो डी पे क्यों हुआ, ई की वजह से हुआ, यही अपन ने एग्जांपल में कवर किया था, तो एच लिमिटेड पे एप्लीकेबल नहीं होगा। ये तुम्हारा जो आई लिमिटेड है, अगर एच पे ही नहीं है तो आई पे भी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से चलेगा। तो किस किस पे होगा, डी ई एफ जी। अब मुझे बताओ कंसोलिडेशन पर्पस के लिए एच को भेजना पड़ेगा, हाँ। इसको भी आई को भेजना पड़ेगा, हाँ। तो कंसोलिडेशन पर्पस के लिए इनको इंडेक्स फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा एक और चीज है, ये क्या वॉलेंटरी ले सकते हैं,
हाँ, अपनी मेहनत कम करने के लिए सारे कंसेप्ट रिवाइज हो गए। सर मजा आया कि नहीं? हाँ मजा आया सर। तो इसका आंसर देख लेते, बहुत लंबा चौड़ा आंसर है, तो मैं जो मैं बोल रहा हूँ वही चीज है। As net worth of company E is rupee about, it will be covered under phase 2 of the company roadmap. Of the roadmap, it is subsidiary जिसको ऐप है, associate G और holding D पे क्या होगा, इंडेक्स एप्लीकेबल हो जाएगा from 1/4/2017। of course financial year 17-18 से होगा, prospectively अप्लाई नहीं होगा। इधर फिर पता है कुछ ना कुछ तो ज्ञानबाजी करी होगी। और सच फेलो सब्सिडी मतलब जिस पे एप्लीकेबल नहीं हो ना, वॉलेंटरी तो ले सकती है, कभी भी ले सकती है, किसी ने नहीं रोका, क्योंकि नहीं वो अदर कंपनी जो ग्रुप एच आई है विल नॉट बी कवर अंडर। हाउएवर कंपनी जो एच आई है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पैसे अंडर इंडेक्स बना सकती है, वॉलेंटरली बना सकती है। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग तो एएस बना लो, कंसोलिडेशन के लिए इंडेक्स दे दो, बट वॉलेंटरली तुम इंडेक्स ले लो और स्टैट्यूटरी भी इंडेक्स में बना दो, क्योंकि इसके ऊपर कुछ भी ऐसा नहीं है जो एनबीएफसी पे होता है। ठीक है सर, समझ गए। अब आते हैं इलस्ट्रेशन 7। क्या हुआ सर, थक गए क्या? अरे बेटा क्या बताऊं, जॉब करके आया हूँ, फिर पढ़ा रहा हूँ। मजा आता है बेटा, पर क्या बताओ ना, मतलब जिंदगी में जब से पढ़ाना चालू किया ना, मैंने बताया नहीं था मेरे पास लेक्चर में, मैंने मैंने मेरी जब सीएमए की आर्टिकलशिप खत्म की, सीएमए की आर्टिकलशिप खत्म होने से पहले तक मैंने अप्रोक्सीमेटली 5 to 5.5 ईयर्स मैंने सिर्फ टीचिंग की है। क्या बात कर रहे हो सर, आप कितने बूढ़े हो सर? अरे बूढ़ा नहीं हूँ मैं भी मतलब 23 मेरा रनिंग है। और सर एज बता दी सर, शादी लायक हो गए सर। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो मैंने 5.5 साल टीचिंग की। सर आपने क्या क्या पढ़ाया था सर, ये तो बता दो थोड़ा सा, ऑफ द ट्रैक भी बात कर लेते हैं सर, थोड़ी सी तो होनी चाहिए साथ साथ में। मैंने 11th 12th कॉमर्स पूरा पढ़ाया है अपना। उसके अलावा तुम्हारा बीकॉम में सैम 1 से लेके सैम 6 तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाया है अकाउंट्स। फिर इसके अलावा तुम्हारा ये क्या बोलते हैं, सीएमए फाउंडेशन में मैंने मैथ्स पढ़ाया है, अकाउंट्स पढ़ाया है। सीएमए इंटर में सिर्फ अकाउंट्स पढ़ाया है। और ये मैंने इतना मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है। उसके अलावा मैंने 10th वाले के बच्चों को भी पढ़ाया था स्टार्टिंग स्टार्टिंग में बहुत, सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड। ठीक है, इसमें मैं मैथ्स पढ़ाता था। मैथ्स मेरे को कहीं ना कहीं से पसंद है, इसलिए मैं पढ़ाता था। ठीक है, तो सर बहुत ज्ञानबाजी हो गई सर, ये मेरे बारे में छोटा सा था, मतलब मेरे बारे में पर्सनल इंफॉर्मेशन। ठीक है सर, समझ गए। इलस्ट्रेशन 7 में क्या बोल रहे हैं, एक ए बी सी आई एन सी। अरे सर ये तो हमारा फेवरेट आ गई, एबीसी, हम यही करके तो पढ़े हर वक्त। एबीसी आई एन सी इनकॉर्पोरेटेड इन अ फॉरेन कंट्री हैज अ नेटवर्थ ऑफ 700 करोड़। अरे भाई साहब 700 करोड़ की कंपनी है, बट ये याद रखना ये कौन सी कंपनी है, फॉरेन कंपनी है। अब मुझे बताओ, इधर है ना बहुत अच्छा क्वेश्चन बताओ, इंडेक्स किसके लिए बने हैं? सर इंडेक्स कंपनीज के लिए बने हैं, बट कौन सी कंपनीज? सर भारतीय कंपनी, गेल सेल भेल तेल, जो हमारा निकल गया है पढ़ते पढ़ते। सर बहुत पढ़ना पड़ रहा है, मजा आ रहा है बेटा बेटा, मजे लेके पढ़ोगे ना तभी आगे बढ़ोगे। तो फॉरेन कंपनीज पे तो सर हमारा इंडेक्स बात ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंडेक्स इज फॉर इंडियन कंपनीज नॉट फॉर फॉरेन कंपनीज। तो भले इसका नेटवर्थ कितना भी हो, क्या तुम इसके ऊपर इंडेक्स लगा दोगे? तुम बाहर वाली को बोलोगे कि तू घर वाली बन जा, तुम बाहर वाली को बोलोगे कि तुम घर वाली जैसा जो रूल फॉलो करती है वो कर, वो बाहर वाली बोलेगी भाग। तो बस एबीसी आईएनसी पे इंडेक्स एप्लीकेबल नहीं होंगे,
सर ये अच्छा है आपने बता दिया सर, हम वरना तो हमें जहां मन करेगा वहां लगा देते इंडेक्स ना। It has two subsidiaries. Company X, whose net worth is, as on 31st March 2014, is of rupees 600 crores, and Company Y, whose net worth is 150 crores. इसकी दो है, एक X और एक Y. ये X तुम्हारी, Y मेरी. सर मजे ले रहे हो सर. तो ये X लिमिटेड, Y लिमिटेड, X कंपनी X है, कंपनी Y है. इसका नेटवर्थ क्या है? 31st मार्च 14 को इसका नेटवर्थ क्या है? 600 करोड़ का. नेटवर्थ इज 600 करोड़. सर माइक देखते रहो सर, फिर से पता चला बंद ही हो गया. और कंपनी बाय का नेटवर्थ क्या है? 150 करोड़. दोनों का 31 मार्च, इसका भी 31 मार्च का ही लिख देते हैं, बाद में कंफ्यूजन हो जाती है वरना. Company X and Y would be required to follow Ind AS from accounting period commencing on or after 1/4/2000 April and on the basis of their own net worth on the basis. अरे भाई बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मुझे बताओ इस पे इंड एस एप्लीकेबल होगा? हाँ होगा सर. किस वजह से होगा? फेज 1 की वजह से होगा. फेज 1 ऑफ नॉर्मल कंपनी मैंडेटरी फेज आया था, उसमें बोला था 500 करोड़ से ज्यादा होगा तो लग जाएगा. अनलिस्टेड है, कहीं पे बोला नहीं है अनलिस्टेड है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि अनलिस्टेड है, वरना जनरली बोल देता अलग से. तो ये अनलिस्टेड है और ये भी अनलिस्टेड है. ठीक है, तो मैं अनलिस्टेड वाले क्राइटेरिया पे चल रहा हूँ. तो मुझे बताओ कि इस पे एप्लीकेबल होगा फेज 1 पे? तो फेज 1 में इस पे एप्लीकेबल हो जाएगा. हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि 500 करोड़ से ज्यादा हो गया. कब से एप्लीकेबल होगा सर? फाइनेंशियल ईयर 16-17 से, क्योंकि ये जो प्रोनाउंसमेंट आया था, मतलब ये जो रूल आया था, वो आया था 1/4/2016 से. अपन ने पढ़ा है ऊपर, बहुत बार पढ़ लिया है, बहुत बार रिकॉल भी कर लिया है. वाई पे एप्लीकेबल होगा 1/4/2016 से नहीं, क्योंकि उसका लेस देन है 500 सीआर. लेस देन ना 500 सीआर, उसका नेटवर्क क्या है? लेस देन 500 सीआर है. क्या सर इसका फेज 2 की वजह से भी हो जाएगा? नहीं, फेज 2 की वजह से भी नहीं होगा आगे जाके, क्योंकि तब टर्नओवर क्या है? 250 करोड़ से कम है. तो टर्नओवर नहीं, नेटवर्क. नेटवर्क क्या है? 250 करोड़ से कम है, तो उसके ऊपर तब भी. क्या सर ये एबीसी की वजह से इन दोनों पे नहीं होना चाहिए? अरे अभी पहले, सबसे पहले वही तो पढ़ा, एबीसी का कोई लेना देना ही नहीं है. एबीसी पे तुम इंडेक्स के रूल कैसे अप्लाई कर दोगे? फॉरेन कंपनी है, उसके ऊपर इंडेक्स के रूल अप्लाई नहीं होने चाहिए. तो बस एक्स पे एप्लीकेबल होगा, वाई पे नहीं होगा. खत्म क्वेश्चन, खत्म कहानी. बोले फॉरेन कंपनी है एबीसी, तो नॉट कॉर्पोरेटेड इंडिया, तो उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंडेक्स में बनाने की जरूरत ही नहीं है. फॉरेन कंपनी इज आल्सो नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट. द नेट वर्थ ऑफ द फॉरेन कंपनी भले फॉर डिसाइडिंग इंडियन सब्सिडरी एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेस्ड ऑन इंडेक्स. एक सेकंड. हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है वुड नॉट बी द बेसिस. हाँ मेरे को लगा भाई क्या ही हो गया आजकल. ओके. कंपनी एक्स हैविंग द नेटवर्थ 600 करोड़ बोल रहे हैं, तो उसका एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर विल बी रिक्वायर्ड टू, एट द एंड मतलब ऑफ कोर्स, मतलब 1/4/2016 से कमेंसिंग फ्रॉम उससे बनाएंगे 1/4/2016 से. वाइल कंपनी इसको वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स. ओके सर समझ गए सर, एकदम समझ में आ गया सर. अब इलस्ट्रेशन 8. सर ऊपर 2 इलस्ट्रेशन छुड़वाए थे सर, वो नहीं करवाओगे? करवा दूंगा, करवा दूंगा. ठीक है, करवा के चलूंगा, सब करवा के चलूंगा. इलस्ट्रेशन 8. एज पर द रोड मैप इंडेक्स इज एप्लीकेबल टू कंपनी एक्स फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 2017-18. ठीक है, रोड मैप के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है? एक्स कंपनी के ऊपर क्या एप्लीकेबल है? इंडेक्स. इंडेक्स एक्स लिमिटेड पकड़ लेते हैं इसको, इसके ऊपर इंडेक्स एप्लीकेबल है. कब से एप्लीकेबल है? फाइनेंशियल ईयर 17-18 से, मतलब इसके ऊपर जब एप्लीकेबिलिटी आई होगी वो आई होगी 1/4/17 से. ठीक है, ओके सर समझ गए. कंपनी एक्स नॉन फाइनेंस कंपनी. इधर नॉन फाइनेंस कंपनी मतलब ये नहीं बोल रहे कि इज ए नॉन फाइनेंशियल कंपनी. नॉन फाइनेंस कंपनी मतलब ये नॉर्मल कंपनी है. वर्ड बहुत ट्रिकी है, बट इधर बोला जा रहा है इट्स ए नॉन फाइनेंस कंपनी, नॉट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी. ठीक है, बोल रहे कि कंपनी एक्स इज अ नॉन फाइनेंस कंपनी, इज अ सब्सिडरी ऑफ कंपनी. अरे भाई साहब मेरे को इसको नीचे लाना चाहिए, फिर इसको नीचे कट कैसे करेंगे?
सर जल्दी करो सर, लेट हो रहा है सर। कहाँ जा रहे हैं ना तुम्हें, आ जाना है। ओके, तो ये एक्स लिमिटेड क्या सब्सिडरी है? किसकी? बाय लिमिटेड की। एक बाय ऊपर और बैठा है, हाँ? ये पेरेंट कंपनी है, सब्सिडरी है, पेरेंट है। कंपनी बाय इज एन अनलिस्टेड एनबीएफसी कंपनी हैविंग द नेटवर्थ ऑफ 400 करोड़। इसका नेटवर्थ कितना है? 400 करोड़। एनबीएफसी है, पेरेंट है। ओके, what will be the date of applicability of Ind AS for company X and Y? If the Ind AS applicability date for the parent NBFC is different from the applicability date of corporate, so then how will be the consolidation? Okay, तो पूछे दोनों की एप्लीकेबिलिटी क्या होगी। मुझे ये बताओ, इसकी तो खुद नहीं बता दी। इसकी क्या बताई कि इसकी जो कंपनी एक्स की एप्लीकेबिलिटी है, व्हाट विल बी द डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी, इसकी होगी 1/4/2017 से। इसकी कब होगी? 400 करोड़ वाले की। तो 400 करोड़ वाले की अपन ने क्या पढ़ा था एनबीएफसी के केस में? देखो, इस पे डायरेक्ट रिलेशन के बेसिस पे नहीं आएगा क्योंकि सेम नेचर की नहीं है। तो तुम ये मत बोलना इस पे भी 1/4/2017, तो इस पे भी ना, ना बनना ना। इसके ऊपर आएगी 1/4/2019, मतलब फाइनेंशियल ईयर 1920 से। ओके सर, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन भले है बट सेम नेचर नहीं है, इस वजह से इसका कौन सा आएगा? फेज 2 मैंडेटरी फेज ऑफ एनबीएफसी में चले जाएगा। ठीक है सर, समझ गए सर। तो ये 1/4/2019 से 19-20 में से इसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। और इसका ये, तो सर जब ये इंडेक्स से बनाएगी तो इसको जब कोई कंसोलिडेशन करेगी तो ये तो इंडेक्स पे भेजेगी अपने। ये तो ऐसा नहीं है कि एएस से बना के भेजेगी। और ये कंपनी 1/4/2017, मतलब 17-18 और 18-19 में, ये जो हमारी वाई लिमिटेड है, ठीक है, ये जो हमारी वाई लिमिटेड है सर, ये 17-18 और 18-19 में क्या करेगी सर? ये तो एएस से बनाएगी, पक्का एएस से बनाएगी अपनी। और ये तो इंडेस से बना रही सब्सिडरी, तो कंसोलिडेशन कैसे होगा? यस, सही समझे तुम। 17-18 और 18-19 में से एएस और इंडेस दोनों के अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा ताकि कंसोलिडेशन हो पाए। समझ गए तुम? ओके सर, समझ गए सर। तो कंसोलिडेशन करते टाइम 17-18, 18-19 में एएस प्लस इंडेस दोनों बनाएगी एनबीएफसी, और इंडेस से तो नीचे वाली बनाई रही थी, और 1/4/2019 से उसे अलग अलग नहीं बनाना पड़ेगा क्योंकि उसके ऊपर भी मैंडेटरी अप्लाई हो जाएगा। ठीक है सर, समझ गए। तो यही कुछ राम कहानी लिखी होगी। देखो, एनबीएफसी का नेटवर्थ कम है, तो कब क्रॉस कर रहा है? 1 अप्रैल से। फर्दर जो सब्सिडरी जॉइंट वेंचर एसोसिएट ऑफ सच एन अदर देन दोज कवर्ड बाय कॉर्पोरेट रूल, ठीक है, अकॉर्डिंगली इन द गिवन केस कंपनी बाय शैल अप्लाई इंडेक्स फ्रॉम, अपने पढ़ा बाय कब रहेगी? 1/4/2019 से। कंपैरेटिव्स फॉर द प्रीवियस, कंपनी एक्स अप्लाई इंडेक्स फ्रॉम 17-18 से करेगी, वही अपन ने लिखा है ना, 17-18 ही लिखा है कि 18-19 लिख दिया? नहीं सर, 17-18 ही लिखवाया है सर आपने। However, for the purpose of consolidation by company by for company X shall also prepare its individual financial statement as per AS. Okay. अरे मैंने उल्टा बोल दिया, X बनाएगी। ओके ओके, सॉरी सॉरी, इधर मेरी गलती है, एक छोटी सी गलती की है कि Y नहीं बनाएगी। कंपनी X जो है ना, वो अपने AS के बेसिस पे भेजेगी, पेरेंट थोड़ा ना बनाएगी, सब्सिडरी बनाएगी। मैंने उल्टा बोल दिया इस चीज को। इधर Y नहीं आएगा, इधर आएगा तुम्हारा X। ये X आएगा बेटा। ओके, इंडेक्स, सॉरी, ये आएगा एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड, तो एक्स लिमिटेड जो इंडेक्स से बना रही थी, वैसे अगर बोला जाए ना तो दूसरा तरीका भी हो सकता है, बट जनरली क्या होता है कि जो सब्सिडरी कंपनी है वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेजती है पेरेंट कंपनी को फॉर कंसोलिडेशन। तो सब्सिडरी की ये जिम्मेदारी है कि वो जो एप्लीकेबल है पेरेंट को उस फॉर्मेट में भेजे, तो एएस के फॉर्मेट में ये इसको अलग से बना के भेजना पड़ेगा। ठीक है, ओके सर, ठीक है सर, समझ गए सर, सब समझ आ गया। अब इधर है ना, एक मैंने जो ऊपर ये दो क्वेश्चन छुटवाए हैं, कौन से सर? इलस्ट्रेशन 1 और इलस्ट्रेशन 2।
इलस्ट्रेशन 1 और इलस्ट्रेशन 2 जो है ना, मैंने क्वेश्चन ऊपर से ही देख के मेरे को पता चल गया ये नेटवर्थ कैलकुलेशन पे है। और नेटवर्थ का फॉर्मूला मैंने तुम्हें अभी बताया नहीं है, नेटवर्थ का फॉर्मूला क्या होता है। सर बता दो सर, नेटवर्थ का फॉर्मूला क्या होता है। मैं बता देता हूँ तुम्हें नेटवर्थ का फॉर्मूला क्या होता है। ये सब एडिशनल नॉलेज है, अपन ने कल देख लिया था मॉड्यूल में, कि मॉड्यूल में ऐसा कुछ भी नहीं है। नेटवर्थ, नेटवर्थ में क्या आता है सर, PUSC। PUSC क्या सर, पेड अप शेयर कैपिटल। पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट सिक्योरिटीज प्रीमियम PNL का बैलेंस, ठीक है। कि जो भी रिजर्व, जैसे जनरल रिजर्व हो गया, ठीक है, एग्जांपल में जनरल रिजर्व हो गया, तो ये सारे रिजर्व्स जो प्रॉफिट से निकलते हैं वो सिक्योरिटीज प्रीमियम और PNL, ये सारी चीजें ऐड होगी। माइनस क्या होगा सर, ऐसे रिजर्व जो रिवैल्यूएशन से बने हुए, रिवैल्यूएशन रिजर्व। पहले लिख देते हैं मिसलेनियस लॉसेस। मिसलेनियस लॉसेस मतलब मिसलेनियस एक्सपेंडिचर कुछ है, एक्यूमुलेटेड लॉसेस है, ठीक है। सर एक्यूमुलेटेड तो सही लिखो, हाँ लिख रहे एक्यूमुलेटेड लॉसेस है। उसको तुम्हारे कैपिटल्स रिजर्व्स है या रिवैल्यूएशन रिजर्व्स है, वो सर रिवैल्यूएशन रिजर्व है, वो क्या हो जाएंगे माइनस। और फिर जो तुम्हारी अमाउंट आएगी वो किसकी हो जाएगी, नेटवर्थ। ठीक है सर, समझ गए सर। तो इसमें कैलकुलेशन कर लेते, एक बेसिक कैलकुलेशन है। मुझे बताओ पेड अप शेयर कैपिटल आएगा कि नहीं आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा सर। फॉर्मूले में क्या होगा, ऐड होगा। तो मैं बोल देता हूँ 160 क्या हो जाएगा, ऐड। से रफली कर रहा हूँ मैं एकदम ही। सिक्योरिटीज प्रीमियम भी क्या हो जाएगा, ऐड। जनरल रिजर्व भी क्या हो जाएगा, ऐड। क्या रिवैल्यूएशन रिजर्व होगा ना। अरे मेरे भाई चल जा। PNL होगा सर, हाँ PNL का बैलेंस होगा। सर कुछ माइनस करने वाला आइटम है, हाँ देखो ये क्रेडिट साइड में इधर लॉसेस एडजस्ट करके नहीं दिखाए हुए, इधर दिखाया हुआ 80। तो 80 क्या हो जाएगा, माइनस। तो देख लो 160 प्लस 200 360। 360 कैलकुलेटर खोल लेते हैं सर, कैलकुलेटर के बिना तो कुछ आता ही नहीं है। अरे 150 160 कितना हो गया, 310 310 के बाद में 200 हो गया, 510 510 के बाद में तुम्हारा 75 कितना हो गया, 585, और तुम्हारा आ गया 505 करोड़। क्या ये 500 करोड़ को क्रॉस कर रहा है, हाँ सर कर रहा है। तो ये क्या 1/4/2016 वाले में आ गया सर, हाँ सर आ गया। तो क्या 16-17 फाइनेंशियल ईयर में इंडिया एप्लीकेबल होंगे, हाँ। क्या ये अनलिस्टेड कंपनी है, अरे बट मेरे भाई लिस्टेड अनलिस्टेड का तो लेना देना ही नहीं है फेज 1 के अंदर, ठीक है। तो एज पर रोड मैप विच फेज किस पे फॉलो होगी, फेज 1 में फॉलो होगी। अगर कंपनी अनलिस्टेड कंपनी होती तो मेरा आंसर चेंज होता, नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। फेज 1 में वो कवर्ड हो जाती है और इधर भी फेज 1 में हो जाती है। अब बोल रहे इलस्ट्रेशन 2 के अंदर, इलस्ट्रेशन 2, द बैलेंस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज नेगेटिव। बोल रहे जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो तुमने 75 लिया ना, इसको -375 ले लो, ठीक है। और फिर बताओ कि कंपनी पे कब एप्लीकेबल होता, कंपनी पे कब एप्लीकेबल होता, क्या तुम्हारे ये। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, ये कंपनी किस टाइप की है, एक बार वो देख ले। तो ऊपर बताया हुआ है इसमें, ये लिस्टेड है, लिस्टेड। हाँ यहाँ पे लिखा भाई ये लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज, मतलब कंपनी ये जो अपन पहले एग्जांपल में चल रहे हैं ना, ए ए क्या लिस्टेड बेसिस पे। तो मुझे बताओ अब अगर ये 375 हो जाता है, एग्जांपल 2 पकड़ते हैं अपन।
एग्जाम्पल 2 में अपन पकड़ते हैं 160 प्लस 200 प्लस 150 माइनस 375 और माइनस 80, कितना था? 55 करोड़। कितना था? 55 करोड़ आता। 55 करोड़ आता। तो मुझे बताओ 55 करोड़ के बेस भले लिस्टेड होती बट फेज 1 में कवर्ड होती नहीं, बट फेज 2 में हो जाती हाँ, क्योंकि लिस्टेड है। तो फेज 1 में तो कवर्ड नहीं होती, बट फेज 2 में हो जाती हाँ, हो जाती। फेज 2 में कवर्ड हो जाती वो फाइनेंशियल ईयर 17-18 से उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाता। ठीक है, अब इसमें एक और क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अगर आंसर क्या होगा कि अगर ये अनलिस्टेड होती। अगर अनलिस्टेड होती तो मुझे बताओ ना, ये फेज 1 में आती ना फेज 2 में आती, क्योंकि फेज 1 में बोला भाई अगर अनलिस्टेड हो तो 500 करोड़, फेज 2 में बोला भाई अगर अनलिस्टेड हो तो 250 करोड़। ना 500 है ना 250, ये तो 55 है, तो बिल्कुल भी नहीं आती। खत्म सर, खत्म। खत्म होने आ गया सर चैप्टर। ठीक है, बोला 55 है तो 500 का। हावर कंपनी क्या लिस्टेड कंपनी, तो फेज 2 में वो आ जाती। और अगर तुम्हारा भले अगर वो कंपनी अगर अनलिस्टेड कंपनी होती तो ये बिल्कुल भी कवर्ड नहीं होती और इसका कोई भी क्राइटेरिया मीट नहीं होता। ठीक है, एक बार तुम रीड कर सकते हो इसको, और जो मैंने बोला वही है इसमें। ठीक है सर, समझ गए। तो इसी के साथ ही अगर मैं बताऊं तो तुम्हारे पूरा 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 इंट्रोडक्शन टू इंडेक्स एकदम डिटेल्ड वे में कवर्ड हो चुका है। ठीक है, एक चीज याद रखना, ये मैंने स्टार्टिंग में शायद मिस हो गई होगी मुझसे। 31/3/2014 ये तुम्हारी कट ऑफ डेट है। हाँ, कट ऑफ डेट। ये कट ऑफ डेट क्या डिसाइड करने पे मदद करती है तुम्हें? तुम्हारे इंडेक्स की एप्लीकेबिलिटी। मतलब 31/3/2014 मतलब अगर तुम्हारा 13/14 में भी अगर हो गया तो तुम पे जो पहला पेज में आया होगा उस पर कहीं ना कहीं पे लग जाएगा। मतलब ये समझ के चलना, मतलब यहाँ से तुम्हें देखना है अपना नेटवर्क। ओके सर, समझ गए सर। तो इसी के साथ मेरा ये पूरा इंट्रोडक्शन टू इंडेक्स का चैप्टर खत्म होता है। मेरा नेक्स्ट जो चैप्टर है वो शेड्यूल 3 के ऊपर है। शेड्यूल 3 दैट इज हमारा जो शेड्यूल 3 डिवीजन 2 है, उसमें अपन एक इंट्रोडक्टरी देख लेंगे कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है डिवीजन 2 के अकॉर्डिंग क्या है। डिवीजन 2 मतलब जो इंडेक्स के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं वो क्या है, और उसका एक इंट्रो ले लेंगे। फिर अपन मेन चैप्टर्स पे चालू करके जो मेन इंडेक्स है उसको चालू करेंगे, जैसे इंडेक्स की जो जितने भी अपने सिलेबस के अंदर है एक एक करके चालू करेंगे। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, और होप सो आपको सब कुछ समझ में आया होगा। कोई भी क्वेरी होगी आपकी तो आप मुझे बता सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी को एड्रेस कर दूंगा। कहीं पे भी मुझसे थोड़ा बहुत स्लिप ऑफ टंग हो गया होगा तो आई एम सॉरी फॉर दैट। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।